जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर हम लोग मिल रहे हैं स्टीम बॉयलर और इंजन का डिस्कशन के लिए। यहाँ पर हम लोग का 170 क्वेश्चन नंबर तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो है 171 नंबर से यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे स्टीम बॉयलर का सब क्वेश्चन, और कुछ मज़ेदार सवाल यहाँ पर हम लोग का आने वाला है। यहाँ पर आज हम लोग का बहुत सारी टर्मिनोलॉजी यहाँ पर आएगा, नया नया टर्मिनोलॉजी कि कट ऑफ रेशियो किसको कहते हैं, एक्सपेंशन रेशियो किसको कहते हैं, है ना। यही सब चीज़ें आएंगी यहाँ पर, और बहुत तरह अलग अलग इफिशियंसी आएगी, मैकेनिकल इफिशियंसी है, या फिर किसको इंडिकेटेड पावर बोलते हैं, किसको एक्चुअल पावर बोलते हैं। चलिए तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देरी का 171 नंबर क्वेश्चन से कि क्लियरेंस रेशियो। यहाँ पे पूछा है क्लियरेंस रेशियो किसे कहते हैं। तो क्लियरेंस रेशियो हम लोग जानते हैं क्या। क्लियरेंस रेशियो हम लोगों ने देखते आ रहे हैं किसमें, डीजल इंजन में, ऑटो साइकिल में भी देखे आए हैं, डीजल इंजन में भी देखते आए हैं, हम लोग डुअल साइकिल में भी देखते हैं। यहाँ भी वही चीज पूछा हम लोग का कि क्लियरेंस रेशियो किसे कहते हैं। क्लियरेंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ, तो क्लियरेंस रेशियो जो हम लोग का रेशियो है वो क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम, है ना। इस तरह से क्लियरेंस रेशियो हम लोग क्या लिखते थे, क्लियरेंस रेशियो इस तरह से लिख सकते हैं आप लोग। इसका जो रेशियो हम लोग क्या हो जाएगा, VC अपॉन VS, है ना। ये हम लोग का क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। नेक्स्ट आइए, एक्सपेंशन रेशियो इज द रेशियो। एक्सपेंशन रेशियो जो रेशियो है हम लोग का, वो है हम लोग का स्वेप्ट वॉल्यूम टू द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ कट ऑफ, है ना। ये ए नंबर जो हम लोग का यहाँ पर करेक्ट हुआ, एक्सपेंशन रेशियो। नेक्स्ट आइए, कट ऑफ रेशियो इज द रेशियो। यहाँ पर देखिए दोनों चीज में यहाँ पर क्या है, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, चूंकि एक दूसरे का ये रेसिप्रोकल है। कट ऑफ रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो जो है एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो इसमें कंफ्यूजन इसलिए यहाँ पे जाता है कि हम लोग का कट ऑफ रेशियो स्वेप्ट वॉल्यूम टू द वॉल्यूम एट द कट ऑफ होगा, या वॉल्यूम एट कट ऑफ टू द स्वेप्ट वॉल्यूम होगा। ये दोनों देखिए आपस में जो है हम लोग क्या है, रेसिप्रोकल है। तो यहाँ पे जो है लड़के कंफ्यूज कर जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखने का कैसे जो है, कट ऑफ रेशियो अगर पूछेगा तो कट ऑफ वाला हम लोग ऊपर रखेंगे, ये ध्यान रखना है, कभी भी नहीं भूलेंगे आप लोग, ठीक। कट ऑफ वाला क्या करेंगे हम लोग ऊपर ही रखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नंबर, वॉल्यूम एट कट ऑफ टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। और कट ऑफ रेशियो और एक्सपेंशन रेशियो क्या है, हमेशा एक दूसरा क्या है, रेसिप्रोकल होता है हम लोग। नेक्स्ट है द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। अब उसमें हम लोग का यहाँ पर स्टेटमेंट में पूछ दिया, वहां पे क्या किया था हम लोग का ऑप्शन स्लिप पूछा था। तो द रेशियो ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम टू द स्वेप्ट वॉल्यूम हम लोग क्या हो जाएगा, क्लियरेंस रेशियो हो जाएगा, हम लोगों ने देख लिया है। नेक्स्ट आइए, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम एट द कट ऑफ टू द स्वेप्ट वॉल्यूम। चूंकि कट ऑफ पहले आ रहा है तो कट ऑफ रेशियो हो जाएगा, ये कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ द डैश टू द वॉल्यूम एट द कट ऑफ इज कॉल्ड एक्सपेंशन रेशियो पूछा है। तो हम लोग का सबसे पहले स्वेप्ट वॉल्यूम है, उसके बाद ही वॉल्यूम एट कट ऑफ होगा। नेक्स्ट 177, द कट ऑफ रेशियो इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्सपेंशन। तो बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों ने देख लिया है कि जो कट ऑफ रेशियो होता है रेसिप्रोकल होता है किसका, एक्सपेंशन रेशियो का, या उल्टा भी बोल दे तो भी हम लोग का सही है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, अ डबल एक्टिंग स्टीम इंजन विथ अ सिलेंडर डायमीटर ऑफ 190 mm and a stroke of 300 mm has a cutoff of 0.35. The expansion for this engine is nearly. अब देखिए यहाँ पे जो डायमीटर दिया ये हम, और स्ट्रोक दिया, यहाँ पर कोई मतलब नहीं है इसका। हम लोग को सिर्फ कट ऑफ रेशियो चाहिए, और हम लोग जानते हैं क्या, एक्सपेंशन रेशियो का जस्ट उसका उल्टा क्या होता है, हम लोग का कट ऑफ रेशियो होता है। तो हम लोग 1 अपॉन 0.35 कर देंगे, तो हम लोग का क्या निकल जाएगा, यहाँ पर एक्सपेंशन रेशियो निकल जाएगा। ऊपर 100 कर दीजिए, देख लीजिए काट कर, 7 पचे 35, 20 पचे 100, ठीक। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 दूना 14 और 6, 8 सते 56 और 6 सते 42, लगभग जो हम लोग का 2.86 आएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये जो हम लोग का डेटा दिया है, ये हम लोग कोई मतलब का नहीं है, सिर्फ हम लोग कट ऑफ रेशियो चाहिए जो 0.35 दिया है। तो हम लोग जानते हैं कि उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, हम लोग का एक्सपेंशन रेशियो होता है। तो सिंपली 1 बाई जो है हम लोग कर देंगे, तो हम लोग का निकल करके आ जाएगा लगभग 2.86। नेक्स्ट है, द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द इंजन सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक इज डैश देन द बॉयलर प्रेशर। तो यहाँ पे जो है हम लोग का ऑप्शन मिट गया, मैं पहले ऑप्शन क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर जो ए नंबर ऑप्शन है, इक्वल टू, बी नंबर ऑप्शन है लेस देन, और सी नंबर ऑप्शन है मोर देन, ठीक। तो अब पूछा यहाँ पर कि द प्रेशर ऑफ स्टीम जो है यहाँ पे है हम लोग का, द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द इंजन सिलेंडर एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक।
बिगिनिंग में हमेशा जो है इंजन सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर है हम लोग क्या होगा, लेस देन होना चाहिए बॉयलर प्रेशर से, तभी हम लोग का सही रहेगा, नहीं तो वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा फिर। द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द इंजन सिलेंडर, अच्छा वही क्वेश्चन है, ठीक, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन मिट गया था तो शायद फिर से वो क्वेश्चन है। 180 इन केस ऑफ नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक इज डैश देन द कंप्रेसर प्रेशर, ठीक। तो पूछा इन केस ऑफ नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन, नॉन कंडेंसिंग स्टीम इंजन में द प्रेशर ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर, इंजन सिलेंडर में, इंजन सिलेंडर सॉरी बोल रहा हूँ, स्टीम सिलेंडर में जो भी प्रेशर होगा स्टीम का, उसका एग्जॉस्ट स्ट्रोक जो हमेशा जो होता है हायर होता है कंडेंसर प्रेशर के तुलना में। क्या होता है, हायर होता है हम लोग का कंडेंसर प्रेशर के तुलना में, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक। 181 इन केस ऑफ कंडेंसिंग स्टीम इंजन द प्रेशर, यहाँ पे देखिए नॉन कंडेंसिंग था, यहाँ पर कंडेंसिंग है, इसलिए क्या होगा, कंडेंसिंग केस में हम लोग का एटमॉस्फेरिक का केस आएगा और नॉन कंडेंसिंग केस में कंडेंसर का प्रेशर आएगा। लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, किसी का भी प्रेशर पूछा किसी कंपेरिजन में दोनों हायर ही होता है, ठीक, ये ध्यान रखना है। नॉन कंडेंसिंग हो या फिर कंडेंसिंग हो, कंडेंसिंग में एटमॉस्फेयर का प्रेशर आएगा, नॉन कंडेंसिंग में कंडेंसर का प्रेशर आएगा, दोनों केस में हायर ही रहना चाहिए हम लोग का प्रेशर। 183 number the effect of wire drawing is to increase the area of indicator diagram and thus work done by the engine is reduced, तो करेक्ट है ना। इफेक्ट क्या है वायर ड्राइंग का, क्या करना है कि उस एरिया ऑफ इंडिकेटर डायग्राम को डिक्रीज करना है और वर्क डन ऑफ इंजन को रिड्यूस करना है, ये हम लोग करेक्ट है। द क्लियरेंस इन द इंजन सिलेंडर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टीम कंजप्शन, तो ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है कि हम लोग का जो क्लियरेंस रहता है, मान लीजिए कोई इंजन ये सिलेंडर है और इसके अंदर जो हम लोग का पिस्टन है, तो यहाँ पे जो ये जो क्लियरेंस है, यही तो क्लियरेंस वॉल्यूम है हम लोग का VC, जो हम लोग लिखते हैं इसको। तो क्या बोल रहा है, क्लियरेंस इन द इंजन सिलेंडर हैज नो इफेक्ट ऑन द स्टीम कंजप्शन, तो क्यों नहीं होगा, जितना हम लोग कम क्लियरेंस रहेगा उस हिसाब से हम लोग का स्टीम कंजप्शन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा रहेगा स्टीम कंजप्शन हम लोग का उतना कम होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। द क्लियरेंस इन द इंजन सिलेंडर, अब बोल रहा है इंजन सिलेंडर के अंदर जो क्लियरेंस है वो क्या करता है, तो क्या करता है देखते हैं। ए नंबर, इंक्रीजेज द मीन इफेक्टिव प्रेशर, इंक्रीजेज द वर्क डन, डिक्रीजेज द इफिशियंसी ऑफ द इंजन, यहाँ डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये तीनों काम करता है ना। क्या करेगा, मीन इफेक्टिव प्रेशर को बढ़ाएगा, वर्क डन को बढ़ाएगा, लेकिन क्या करेगा, हम लोग का इफिशियंसी ऑफ द इंजन को क्या करेगा, घटा देगा। क्योंकि दो चीज बढ़ रहा है हम लोग का, वहाँ पे मीन इफेक्टिव प्रेशर बढ़ रहा है, वर्क डन बढ़ रहा है, तो हम लोग का इफिशियंसी जो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, घट जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, द डायग्राम फैक्टर इज द रेशियो ऑफ, डायग्राम फैक्टर किसका रेशियो है, तो ये तीनों जो स्टेटमेंट है ना एक ही चीज दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे दिया एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम टू थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम, फिर दिया एक्चुअल वर्क डन टू द थ्योरेटिकल वर्क डन, एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर टू थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर, मतलब एक्चुअल टू थ्योरेटिकल जो होता है वही हम लोग का डायग्राम फैक्टर होता है, ठीक, बात समझ रहे हैं। जो हम लोग का एक्चुअल टू थ्योरेटिकल रहेगा, कोई भी चीज अगर ले ले, एक्चुअल इंडिकेटर डायग्राम टू थ्योरेटिकल इंडिकेटर डायग्राम, या फिर एक्चुअल वर्क डन टू थ्योरेटिकल वर्क डन, या फिर एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर टू थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर, जो तीनों जो है हम लोग का मतलब एक्चुअल टू थ्योरेटिकल जो का रेशियो होगा हम लोग का क्या होगा, डायग्राम फैक्टर, उसी को कहेंगे। तो 185 का डी नंबर हम लोग करेक्ट होगा। 186 द वैल्यू ऑफ डायग्राम फैक्टर डिपेंड्स अपॉन, तो डायग्राम फैक्टर जो है इनिशियल कंडीशन क्या है स्टीम का, उस पर बैक प्रेशर क्या है और इनिशियल प्रेशर क्या है स्टीम का, ये जो है तीनों पर हम लोग का डिपेंड करेगा। 186 का डी नंबर। नेक्स्ट 187 पूछा एवरेज वैल्यू ऑफ डायग्राम फैक्टर लाइज, एवरेज वैल्यू ऑफ डायग्राम फैक्टर लाइज, ये आप लोगों को ये डाटा आप लोगों को याद रखना है 0.65 टू 0.9, 0.65 से 0.9 का हम लोग क्या करेगा, एवरेज वैल्यू ऑफ फैक्टर जो है डायग्राम फैक्टर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, अब यहाँ पे पूछा है कौन सा जो यहाँ पे जो है हम लोग का इक्वेशन जो दिया हुआ है यहाँ पर करेक्ट है। तो जो इक्वेशन हम लोग का होता है PA इक्वल टू PM इंटू के, ठीक, जहाँ पर हम लोग का PA जो है एक्चुअल मीन इफेक्टिव प्रेशर, PM थ्योरेटिकल मीन इफेक्टिव प्रेशर, के डायग्राम फैक्टर, ठीक। तो डायग्राम फैक्टर इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एक्चुअल टू थ्योरेटिकल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, PA इक्वल टू PM इंटू के दिया हुआ है ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग का आना चाहिए K इक्वल टू एक्चुअल टू थ्योरेटिकल, तो एक्चुअल टू थ्योरेटिकल हम लोग का आ गया। तो यही जो हम लोग का बी नंबर का स्टेटमेंट जो है, बी नंबर इक्वेशन जो हम लोग का बिल्कुल करेक्ट है, बी नंबर।
द एक्चुअल पावर जनरेटेड इन द इंजन सिलेंडर इज कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ बार बार आता है, ये चीज़ हम लोगों ने आईसी इंजन में भी देखा कि जो एक्चुअल जो पावर जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं इंडिकेटेड पावर, और जो क्रैंकशाफ्ट पे पावर जनरेट हो रहा था उसको हम लोग बोल रहे थे ब्रेक पावर। ठीक, तो यहाँ पे भी एक्चुअल पावर जो जनरेट हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंडिकेटेड पावर, जिसको बोलते हैं आईपी, और इसको बोलते हैं बीपी। और बीपी टू आईपी किसका रेशियो होता है हम लोग का, ये मैकेनिकल इफिशियंसी का रेशियो। और फ्रिक्शनल पावर क्या हो जाएगा हम लोग का, आईपी माइनस बीपी। ये चीज़, यही तीन चीज़ रहता है हम लोग का इंजन के केस में, ये चीज़ आप लोग को ध्यान देना है। For the same length of a stroke and a speed of crankshaft, the piston speed for a double acting steam engine is dash the piston speed of single steam acting steam engine। तो जस्ट उसका दुगना है तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ट्वाइस ही रहेगा। The actual power supplied by the engine crankshaft, आप देखिए इंजन क्रैंकशाफ्ट आ गया तो क्या हो जाएगा हम लोग का ब्रेक पावर। 191 क्या हो जाएगा, ब्रेक पावर। नेक्स्ट, besides mean effective pressure, the data required to determine the indicated power of an engine include indicated power equal to, मैंने बताया था क्या होता है, pm ln by 60, ln by 60 है ना, L से लेंथ, A से एरिया, N से नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। तो बोल रहा है बिसाइड मीन इफेक्टिव प्रेशर, ये जो pm है मीन इफेक्टिव प्रेशर, मीन इफेक्टिव प्रेशर के अलावा और क्या क्या डेटा हम लोग को चाहिए इंडिकेटेड पावर निकालने का। तो एक तो और लेंथ चाहिए हम लोग, अगर यहीं से देखें तो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, एरिया इक्वल टू होता है π/4 d स्क्वायर, मतलब डायमीटर चाहिए। और तीसरा n है जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है। ये तीन चीज चाहिए, देख लीजिए कि इसमें है ना। अगर पहला देखें, पिस्टन डायमीटर तो है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक पे कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, तो ये नहीं आएगा। पिस्टन डायमीटर है, स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है, कोई जरूरत नहीं, हटाइए। पिस्टन डायमीटर, लेंथ ऑफ स्ट्रोक एंड स्पीड ऑफ रोटेशन, ये दिया है, सी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा, है ना। ये रटने कोई जरूरत नहीं है, रट के जाएगा गलत मार्क आएगा, ये तो बात सही है। द रेशियो ऑफ बीपी टू द आईपी, अभी मैंने बताया बीपी टू द आईपी हम लोग क्या होता है, ये होता है हम लोग का मैकेनिकल इफिशियंसी। ये क्या होता है, मैकेनिकल इफिशियंसी। ठीक, ये सब बताने वाली बात नहीं है, बार बार आ रहा है, इसलिए क्या किया मैंने, थर्मोडायनेमिक्स के जस्ट बाद जितना भी उससे रिलेटेड जो टॉपिक है वो मैंने करवा दिया। ठीक, कंप्रेसर हो गया, गैस टरबाइन हो गया, है ना, स्टीम इंजन हम लोग का हो जाएगा, स्टीम इंजन और टरबाइन। उसके बाद हम लोग का एक बचेगा HMT और RSC, उसके इसके जस्ट बाद जैसे ये खत्म होगा, ये शायद लास्ट हो वीडियो, इसके बाद जो हम लोग क्या करेंगे HMT और RSC पढ़ लेंगे, ताकि हम लोग का जो है आसानी से जो है थर्मोडायनेमिक्स का पूरा जो टॉपिक है एक साथ हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा और बढ़िया से समझ में भी आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट 194, द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर टू द एनर्जी सप्लाइड इन स्टीम इज नोन एज। अब बोला रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू ब्रेक पावर टू द एनर्जी सप्लाइड, एनर्जी जो भी सप्लाइड हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, डी नंबर हम लोग करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी डिफाइंड है। द इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी कैसे डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू इंडिकेटेड पावर। चूंकि यहाँ पर इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी पूछा है तो यहाँ पर क्या लेंगे, इंडिकेटेड पावर लेंगे टू द एनर्जी सप्लाइड इन द स्टीम, सी नंबर हम लोग का करेक्ट होगा। 195 का सी नंबर हम लोग का बिल्कुल करेक्ट होगा। 196 द रिलेटिव एफिशिएंसी इज डिफाइंड एज रिलेटिव एफिशिएंसी पूछा, तो रिलेटिव एफिशिएंसी किसके अंतर्गत पूछता है, तो किसी के ना किसी के अंदर पूछा हो तो थर्मल एफिशिएंसी टू रैंकिन एफिशिएंसी, रेशियो ऑफ थर्मल एफिशिएंसी टू रैंकिन एफिशिएंसी हम लोग क्या हो जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं, थर्मल एफिशिएंसी और टू रैंकिन एफिशिएंसी ईटा, है ना। और ये क्या है, रिलेटिव एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी इक्वल टू क्या है, थर्मल एफिशिएंसी टू रैंकिन एफिशिएंसी। देयर इज ऑलवेज सम स्टीम लेफ्ट इन द क्लियरेंस स्पेस फ्रॉम द प्रीवियस स्ट्रोक, दिस स्टीम लेफ्ट इन द क्लियरेंस स्पेस इज कॉल्ड, तो उसको हम लोग बोलते हैं कसन स्टीम, है ना। क्या बोल रहा है, हमेशा कुछ ना कुछ स्टीम लेफ्ट हो जाता है क्लियरेंस में, है ना। पिछला जो क्लियरेंस जो मैंने बता रहा था, तो वो वहाँ जो स्पेस जो लेफ्ट हो जाएगा उसको हम लोग कैसा स्टीम बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कसन स्टीम। द मिसिंग क्वांटिटी पर स्ट्रोक इज इक्वल टू, अब मिसिंग क्वांटिटी पर स्ट्रोक मतलब कि एक स्ट्रोक में कितना हम लोग का जो स्टीम जो है मतलब कि बर्बाद हो जा रहा है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। तो सिलेंडर फीड माइनस इंडिकेटेड मास ऑफ स्टीम, है ना, सिलेंडर में जितना फीड हो रहा है और जितना हम लोग का मास ऑफ स्टीम है इंडिकेटेड, जो एक्चुअली जो हम लोग का डेवलप हो रहा है, अगर दोनों को घटा दिया जाए वही तो हम लोग का मिसिंग हो रहा है, मतलब जो लॉस हो रहा है स्टीम का वो निकालने बोला है यहाँ पर। 198 का ए नंबर करेक्ट है।
199, the missing quantity is mainly due to cylinder condensation and a small amount of steam leakage past the valves and piston. मिसिंग क्वांटिटी पूछा है पर फिर कि इज मेनली ड्यू किसके चलते हो रहा है, ड्यू टू सिलेंडर कंडेंसेशन एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टीम लीकेज पास द वाल्व एंड पिस्टन। तो ये हम लोग करेक्ट है। मिसिंग क्वांटिटी से कारण होता है सिलेंडर कंडेंसेशन के कारण जनरल होता है, मेजर प्रॉब्लम वही है। और स्मॉल अमाउंट जो किसका कारण होता है वो लीकेज के कारण होता है, वाल्व और पिस्टन के कारण। 200 नंबर, द सिलेंडर कंडेंसेशन और मिसिंग क्वांटिटी में बी रिड्यूस्ड बाय। तो सिलेंडर कंडेंसेशन और मिसिंग क्वांटिटी को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ये देखिए। द इफिशियंट स्टीम जैकेटिंग ऑफ द सिलेंडर वाल, है ना, सिलेंडर वाल को क्या करेंगे, जैकेटिंग कर देंगे। सुपर हीटिंग द स्टीम सप्लाइड टू द इंजन सिलेंडर, इंजन सिलेंडर में जो भी हम लोग स्टीम सप्लाई कर रहे हैं उसको सुपर हीट करके भेजने के लिए बोल रहा है। कीपिंग द एक्सपेंशन रेशियो स्मॉल इन ईच सिलेंडर, एक्सपेंशन रेशियो को कम रखने का बात कर रहा है। तो यहाँ पे डी नंबर जो है हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इन तीनों का कारण क्या हो जाएगा हम लोग का, सिलेंडर कंडेंसेशन और मिसिंग कंडेंसेशन, मिसिंग क्वांटिटी जो हम लोग का क्या हो जाएगा इंजन में कम हो जाएगा। नेक्स्ट 201, द एम ऑफ अ कंपाउंड स्टीम इंजन इज, एम क्या है हम लोग कंपाउंड स्टीम इंजन का एम क्या है, तो टू रिड्यूस द रेशियो ऑफ एक्सपेंशन इन ईच सिलेंडर, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ स्ट्रोक और टू रिड्यूस द टेम्परेचर रेंज इन ईच सिलेंडर। ये डी नंबर जो है हम लोग का ऑल ऑफ देगा, ये करेक्ट है यहाँ पर 201 का डी। इन अ कंपाउंड स्टीम इंजन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इन अ हाई प्रेशर सिलेंडर whereas the last expansion is completed in low pressure cylinder. The diameter of high pressure cylinder is less than the low pressure cylinder. यहाँ पर कंपाउंड इंजन के केस में बात किया है। कंपाउंड इंजन में, कंपाउंड स्टीम इंजन मैंने बताया था, इसमें कंपाउंड स्टीम इंजन में क्या करते हैं, दो पिस्टन का यूज करते हैं। एक लो प्रेशर पिस्टन होता है, एक हाई प्रेशर पिस्टन होता है। तो पूछा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्सपेंशन में जब कैरियर होता है हाई प्रेशर सिलेंडर where the last expansion is completed in low pressure cylinder, the diameter of high pressure cylinder is dash। तो डायमीटर जो होगा हाई प्रेशर सिलेंडर का वो कम होता है एज कम्पेयर टू लो प्रेशर सिलेंडर। ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग का लो प्रेशर सिलेंडर से पहले ही हम लोग क्या हो रहा है, स्टीम जो है हम लोग का कंप्रेस होकर के प्रेशर को बढ़ा करके आ रहा है, कंप्रेस होकर के आ रहा है। तो वहाँ पे क्या है, डायमीटर को हम लोग कम भी रखेंगे हाई प्रेशर सिलेंडर का तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा रखने का बात नहीं। ठीक, तो यहाँ पर लेस देन होगा। By compounding the expansion of steam in two or more cylinder, the ratio of expansion decreases, है ना। एक जब कंपाउंडिंग करेंगे कोई भी चीज तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सपेंशन रेशियो घटेगा, तो वहाँ पे वर्क डन भी हम लोग कम हो जाएगा, हम लोग का एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। by compounding the expansion of steam in two or more cylinder, the length of stroke decreases, लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ स्ट्रोक छोटा हो जाएगा। इन ए कंपाउंड स्टीम इंजन द टेम्परेचर रेंज पर साइकिल इज रिड्यूस्ड विथ corresponding reduction in the condensation। तो करेक्ट है। कंपाउंड स्टीम इंजन में क्या हो रहा है हम लोग का, टेम्परेचर रेंज जो है पर सिलेंडर जो है रिड्यूस हो रहा है। चूंकि दो सिलेंडर यहाँ पर यूज कर रहे हैं, हाई प्रेशर सिलेंडर और लो प्रेशर सिलेंडर, तो क्या होगा हम लोग का यहाँ पर टेम्परेचर जो है रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट आइए 206, अ कंपाउंड स्टीम इंजन रिक्वायर्स अ हैवियर फ्लाईव्हील देन अ सिंपल फ्लाईव्हील इंजन। तो ये गलत स्टेटमेंट है ना। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उल्टा होगा। कंपाउंड स्टीम इंजन में हम लोग लेस हैवियर, मतलब कि लाइटर बोल सकते हैं, हैवियर नहीं, लाइटर फ्लाईव्हील हम लोग यूज करेंगे एज कम्पेयर टू सिंपल स्टीम इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर अ कंपाउंड स्टीम इंजन। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट जो हम लोग का 207 का जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो हम लोग का है, द रेशियो ऑफ द एक्सपेंशन इज रिड्यूस्ड एंड दस द रिड्यूसिंग द लेंथ ऑफ स्ट्रोक। ठीक, हम लोग क्या हो जाएगा, एक्सपेंशन रेशियो जहां पर हम लोग का रिड्यूस हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, लेंथ ऑफ स्ट्रोक भी रिड्यूस हो रहा है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे हम लोग का अलग अलग तरह का जो हम लोग का जो स्टीम इंजन पढ़ना है, अलग अलग टाइप, जैसे रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन, टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन और उल्फ टाइप कंपाउंड इंजन। यही तीन तरह का कंपाउंड इंजन के अंतर्गत आता है। वो तो सिंपल स्टीम इंजन हो ही गया। कंपाउंड इंजन के अंतर्गत हम लोग का तीन आता है, रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन, टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन और उल्फ टाइप कंपाउंड इंजन, है ना। तो चलिए देखते हैं 208, अ कंपाउंड स्टीम इंजन इन विच द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर हैव कॉमन पिस्टन। तो कॉमन पिस्टन बोलेगा, अगर कॉमन पिस्टन रॉड बोले जिसमें कॉमन पिस्टन रॉड रहता है तो वो हम लोग का होता है टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन। क्या होता है, टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन। लेकिन अगर बोले सेपरेट पिस्टन रॉड अगर पूछ देता है यहाँ पे सेपरेट, तो
तो सेपरेट में होता है हम लोग का रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन और वुल्फ टाइप कंपाउंड इंजन। बाकी ये टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन जो है हम लोग का क्या हो जाता है, ये हम लोग का ऐसा कंपाउंड इंजन है जिसमें हम लोग का कॉमन पिस्टन रॉड होता है, लेकिन ये दोनों जो हो गया हम लोग का इसमें सेपरेट पिस्टन रॉड होता है। ठीक, नेक्स्ट, अ कंपाउंड स्टीम इंजन इन विच द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर है सेपरेट पिस्टन रॉड। तो अभी मैंने बताया ए और सी नंबर रिसीवर टाइप और वुल्फ टाइप कंपाउंड इंजन में जो हम लोग का सेपरेट पिस्टन इंजन होगा, सेपरेट पिस्टन रॉड होगा सॉरी, और इसका क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कॉमन पिस्टन रॉड। ये हम लोग का हो जाएगा क्या, कॉमन पिस्टन रॉड। ठीक, ज़्यादा हार्ड नहीं है, मतलब ध्यान रखने वाली बात है सिर्फ। इन टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर। अब बोल रहा है हाई प्रेशर सिलेंडर और लो प्रेशर सिलेंडर टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन में हम लोग का कितना पर हम लोग का सेट रहता है। अच्छा, यहाँ पे पूछा तो टेंडम टाइप में अभी मैंने बताया इसका क्या रहेगा, ये हम लोग का कॉमन पिस्टन रॉड, हैव कॉमन पिस्टन रॉड। नेक्स्ट, द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर्स इन अ टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन आर रिगार्डेड आर हैविंग क्रैंक। कितना डिग्री पर जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो है हम लोग का क्रैंक करेगा, तो वो हम लोग क्रैंक करता है टेंडम टाइप के केस में। टेंडम टाइप के केस में याद रखेगा 0 डिग्री रहता है। कितना रहता है, 0 डिग्री रहता है। और वुल्फ टाइप में पूछे तो 180 डिग्री और रिसीवर टाइप में पूछे तो 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। अगर क्या बोला मैंने, टेंडम में क्रैंकिंग जो होगा 0 डिग्री टू ईच अदर, और हम लोग का वुल्फ में ये हो जाएगा 180 डिग्री, और रिसीवर टाइप का अगर पूछे तो 90 डिग्री। रिसीवर का कितना, 90 डिग्री, ये ध्यान रखना है। और वुल्फ और रिसीवर हम लोग क्या है, सेपरेट पिस्टन रॉड रहेगा, जहाँ की टेंडम जो है, टेंडम हम लोग का कॉमन पिस्टन रॉड रहेगा। टेंडम जो है हम लोग का कॉमन पिस्टन रॉड, यही दो सब चीज में कॉमन पिस्टन रॉड, और इसमें जो है हम लोग का सेपरेट पिस्टन। ठीक, ये ध्यान रखना, यही 2-3 चीज अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट, इन वुल्फ टाइप कंपाउंड इंजन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इंजन। वुल्फ में क्या है हम लोग का, हैव सेपरेट पिस्टन रॉड। क्या है, हैव सेपरेट पिस्टन रॉड। 212 का हम लोग का सी नंबर जो है करेक्ट उत्तर होगा। द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर इन वुल्फ टाइप कंपाउंड इंजन आर रिगार्डेड आर हैविंग। तो अभी मैंने बताया वुल्फ टाइप में 180 डिग्री टू ईच अदर, 180 डिग्री टू ईच अदर, और रिसीवर में पूछेगा तो 90 डिग्री टू ईच अदर। नेक्स्ट, अ टेंडम टाइप कंपाउंड इंजन रिक्वायर्स अ लार्जर फ्लाईव्हील। अब फ्लाईव्हील केस में आ गया कि कौन सा फ्लाईव्हील जो है हम लोग का हायर फ्लाईव्हील होगा या फिर लाइटर फ्लाईव्हील होगा या फिर लार्जर पूछेगा या स्मॉलर पूछेगा, यही पूछ सकता है। तो 214 में टेंडम का पूछा है, तो टेंडम में हम लोग क्या करेंगे, लार्जर फ्लाईव्हील का ही यूज करेंगे। इन अ रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर इंजन आर सेट, तो हैव सेपरेट पिस्टन रॉड। क्या है, हैव सेपरेट पिस्टन रॉड। और रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन रिक्वायर्स लाइटर फ्लाईव्हील, तो करेक्ट है। रिसीवर टाइप कंपाउंड इंजन जो है हम लोग क्या होगा, हम लोग का लाइटर फ्लाईव्हील होगा, जहां कि हम लोग का टेंडम में ज्यादा होता था। अ कंपाउंड स्टीम इंजन इन विच piston rod of high pressure and low pressure cylinder are attached to two different crank set at 90 degree to each other, 90 degree to each other। तो मैंने बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिसीवर टाइप। वुल्फ का क्या हो जाएगा 180 डिग्री, टेंडम का क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और टेंडम हम लोग क्या है कॉमन पिस्टन रॉड, और रिसीवर टाइप वुल्फ टाइप सेपरेट पिस्टन रॉड। टेंडम में हम लोग का लार्जर फ्लाईव्हील और वुल्फ में हम लोग का लाइटर फ्लाईव्हील। अ कंपाउंड स्टीम इंजन, अब यहाँ पे पूछा है वो सेट एट 180 डिग्री टू ईच अदर, 180 डिग्री वुल्फ टाइप कंपाउंड इंजन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इंजन रिक्वायर्स अ स्मॉल फ्लाईव्हील, सबसे छोटा जो है फ्लाईव्हील किसमें हम लोग का चाहिए वो यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे छोटा फ्लाईव्हील जो हम लोग का रिसीवर टाइप हम लोग ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा जो है हम लोग का कौन सा फ्लाईव्हील कि कौन सा टाइप हम लोग का होगा, तो रिसीवर टाइप होगा। 220 नंबर, द हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर सिलेंडर इन रिसीवर टाइप, तो रिसीवर टाइप में मैंने बताया 90 डिग्री टू ईच अदर, 180 डिग्री वुल्फ टाइप। बार बार क्वेश्चन घुमा करके वही दे रहा है, इसमें उसमें कुछ बताने वाले बात, ये टेंडम टाइप 0 डिग्री। नेक्स्ट, इन क्रॉस कंपाउंडिंग द सिलेंडर अरेंज, अब बोल रहा है क्रॉस कंपाउंडिंग में सिलेंडर का अरेंजमेंट कैसे होता है, तो सिलेंडर का अरेंजमेंट होता है साइड बाय साइड एंड ईच सिलेंडर है सेपरेट पिस्टन कनेक्टिंग रोड एंड क्रैंक। बी नंबर जो हम लोग करेक्ट उत्तर हो, क्रॉस कंपाउंड में पूछा है। द गवर्निंग ऑफ स्टीम इंजन कीप द इंजन स्पीड कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग लोड कंडीशन। तो गवर्नर और आपको बताया मैंने फ्लाईव्हील के बारे में, गवर्नर का काम क्या है कि हर एक लोड कंडीशन में हम लोग का इंजन का स्पीड
इंजन का स्पीड को क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। और फ्लाईव्हील का काम क्या है कि स्पीड का इंजन को फ्लक्चुएट नहीं होने देना है। तो 222 मतलब 222 का जो आंसर है हम लोग का ए नंबर करेक्ट होगा। Throttle governing of a steam engine is a method of controlling the engine output by varying। बोल रहा है ये थ्रोटल गवर्निंग जो है स्टीम इंजन के केस में वो किस तरह का मेथड कंट्रोलिंग आउटपुट बाय वेयरिंग। तो सभी चीजें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ इंटेक सिस्टम, प्रेशर ऑफ इंटेक सिस्टम, टेम्परेचर ऑफ इंटेक सिस्टम। डी नंबर जो है हम लोग का ऑल ऑफ दी ए। और 223 का हम लोग का जो डी नंबर है वो करेक्ट उत्तर है। 223 देखिए, थ्रोटल गवर्निंग ऑफ अ स्टीम इंजन इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इंजन आउटपुट बाय वेयरिंग। तो थ्रोटल गवर्निंग अगर पूछेगा तो थ्रोटल गवर्निंग केस में हम लोग मारेंगे प्रेशर ऑफ द इंटेक सिस्टम। अगर कट ऑफ गवर्निंग पूछे, कट ऑफ गवर्निंग, तो वॉल्यूम ऑफ इंटेक सिस्टम मारेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद हो कट ऑफ गवर्निंग ऑफ अ स्टीम इंजन इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग द इंजन आउटपुट। तो हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द इंटेक सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, वेरी करेंगे। नेक्स्ट, कट ऑफ गवर्निंग एज कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग। आप पूछा कट ऑफ गवर्निंग एज कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग, कौन लेस इफिशिएंट, लेस इकोनॉमिकल, लेस इफिशिएंट मोर इकोनॉमिकल, मोर इफिशिएंट लेस इकोनॉमिकल, या फिर मोर इफिशिएंट मोर इकोनॉमिकल, कौन सा जो है यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का कट ऑफ गवर्निंग जो होगा कंपेयर टू थ्रोटल गवर्निंग मोर इफिशिएंट मोर इकोनॉमिकल। ठीक, कट ऑफ गवर्निंग जो हम लोग का क्या होगा, मोर इफिशिएंट मोर इकोनॉमिकल होगा, क्योंकि हम लोग वॉल्यूम को वेरी करके हम लोग कंट्रोल करेंगे। When the speed of the engine is controlled by means of valve in a pressure pipe which regulate the pressure of steam entering the engine, then the governing engine is known as। प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं तो क्या है हम लोग का वो थ्रोटल गवर्निंग। क्या है, थ्रोटल गवर्निंग। ए नंबर करेक्ट। 227 विलियम्स लाइन फॉर द स्टीम इंजन इज अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप बिटवीन द स्टीम कंडेंसेशन फॉर स्टीम कंजप्शन पर आवर एंड इंडिकेटेड पावर। विलियम्स लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पे दिया था वो इक्वेशन है ना, और अभी इक्वेशन आगे आएगा। क्या इक्वेशन आएगा, विलियम्स लाइन फॉर द ए प्लस बी इंटू आई पी। चूंकि इंडिकेटेड पावर से हम लोग रिलेट करेंगे तो हम लोग का जो है बी नंबर यहाँ पे करेक्ट होगा। एम इक्वल टू ए प्लस बी इंटू आई पी इंटू बी। ठीक, ये हम लोग क्या है विलियम्स लाइन इक्वेशन। 230 विलियम्स लॉ होल्ड गुड फॉर थ्रोटल गवर्न इंजन बट नॉट फॉर कट ऑफ गवर्न इंजन। बोल रहा है विलियम्स लॉ जो है हम लोग का वो थ्रोटल गवर्न इंजन के लिए है, ना कि कट ऑफ गवर्न इंजन के लिए। तो करेक्ट है, क्योंकि थ्रोटल गवर्न इंजन प्रेशर को रेगुलेट करके किया जाता है, कट ऑफ गवर्न इंजन वॉल्यूम को रेगुलेट करके किया जाता है। विलियम्स लॉ स्टेट्स दैट द स्टीम कंजप्शन पर आवर प्रोवाइडेड विद अ थ्रोटल गवर्नर इज प्रोपोर्शनल टू। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, आईपी का। आईपी को लेकर के ही विलियम्स लॉ जो है स्टेट कंजप्शन का बनाया था, स्टीम कंजप्शन बनाया था, कितना पर घंटा जो है स्टीम कंजप्शन हो रहा है। 232 द सिलेंडर डायमेंशन ऑफ ए कंपाउंड इंजन में बी डिजाइंड ऑन द बेसिस ऑफ। सिलेंडर डायमेंशन कंपाउंड इंजन के बेसिस के हिसाब से बेसिस पे किया जाता है। तो सभी पे इक्वल पावर डेवलप्ड इन ईच सिलेंडर फॉर यूनिफॉर्म टर्निंग मूवमेंट है ना। हर एक सिलेंडर में जो है पावर डेवलप्ड सेम होना चाहिए। इक्वल इनिशियल पिस्टन लोड ऑन ऑल पिस्टन फॉर ऑब्टेनिंग सेम पिस्टन साइज ऑफ पिस्टन रोड कनेक्टिंग रोड फॉर ऑल सिलेंडर। इनिशियल लोड ऑल पिस्टन में सेम रहना चाहिए है ना, सेम साइज ऑफ पिस्टन रॉड होना चाहिए, कनेक्टिंग रॉड सभी सिलेंडर के लिए। इक्वल टेम्परेचर ड्रॉप इन इस सिलेंडर फॉर इकोनॉमी ऑफ स्टीम। सभी सिलेंडर में टेम्परेचर जो है ड्रॉप सेम रहना चाहिए। ठीक, तो डी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर होगा। इन यूनिफ्लो इंजन में क्या बोल रहा है, यूनिफ्लो इंजन में क्या है, एक ही तरह से हम लोग बहेगा, मतलब कि स्टीम इंटर्स एट वन एंड और एग्जॉस्ट क्या होगा सेंटर पे। ठीक, ये बी नंबर यूनिफ्लो इंजन के लिए हम लोग करेक्ट होगा। स्टीम क्या करेगा है ना, वन एंड पे फ्लो करेगा और जो एग्जॉस्ट हम लोग क्या होगा वो हम लोग का सेंटर पे जा करके जमा हो जाएगा। A vessel into which the steam is exhausted and condensed after doing work in an engine, cylinder or turbine is known as। अब बोल रहा है कोई वेसल है जिसमें क्या हो रहा है, स्टीम एग्जॉस्ट हो रहा है, कंडेंस्ड हो रहा है वर्क करने के बाद, तो वैसा इंजन सिलेंडर या फिर टरबाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम कंडेंसर। क्या बोलेंगे, स्टीम कंडेंसर। 235 a condenser maintains a low pressure below atmospheric pressure so as to obtain the maximum possible energy from a steam and thus to secure high efficiency। तो सही है, कंडेंसर क्या करता है, लो प्रेशर को हम लोग मेंटेन कर रखता है, एटमॉस्फेरिक कंडेंसर से भी नीचे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से भी नीचे। क्यों ऐसा, मैक्सिमम ऑब्टेन करने के लिए
और हाई इफिशियंसी को सिक्योर करने के लिए। अब कंडेंसर मेंटेनेंस, अच्छा वही क्वेश्चन आ गया, ए नंबर करेक्ट है। 8236 द टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट इज डैश ऑन लिविंग द कंडेंसर देन दैट ऑफ सर्कुलेटिंग वाटर एट इनलेट। पूछ रहा है कंडेंसर के केस में जब कंडेंसर का से हम लोग का वाटर निकलेगा तो उस टाइम टेम्परेचर ऑफ कंडेंसेट उससे ज़्यादा होगा या कम होगा, तो हम लोग का हाइयर होता है। अब कंडेंसर इन स्टीम पावर प्लांट, कोई भी कंडेंसर जो स्टीम पावर प्लांट में क्या करेगा, एक्सपेंशन रेशियो बढ़ाएगा, बैक प्रेशर घटाएगा और टेम्परेचर रिड्यूस करेगा एग्जॉस्ट का, तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑल ऑफ दी अबव। अ कंडेंसर वेयर सर्कुलेटिंग वाटर फ्लोज थ्रू द ट्यूब्स व्हिच आर सराउंडेड बाय स्टीम इज नोन एज, तो वहाँ पे क्या होगा हम लोग का, जहाँ पे कंडेंसर सर्कुलेट कर रहा है, जहाँ पे जिसमें कि वाटर जो है पाइप ट्यूब के अंदर होता है और इसमें क्या, इससे क्या हो रहा है, बगल बगल क्या है हम लोग का, इससे सराउंडेड बाय स्टीम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सरफेस कंडेंसर। क्या बोलेंगे, सरफेस कंडेंसर। 238 का ए नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर अ स्टीम कंडेंसेटिंग प्लांट, कौन सा है जो हम लोग स्टीम कंडेंसेटिंग प्लांट के लिए यूज करेंगे, तो सभी चीज कंडेंसर, कंडेंसेट पंप, एयर एक्सट्रैक्शन पंप, सभी चीज जो है हम लोग यूज करेंगे कोई भी एक स्टीम कंडेंसेटिंग प्लांट के लिए, डी नंबर जो है करेक्ट है। नेक्स्ट, इन सरफेस कंडेंसर द कंडेंसेट एंड द कूलिंग वाटर मिक्सेस अप। सरफेस कंडेंसर बोल रहा है कंडेंसेट और कूलिंग वाटर क्या है, मिक्स अप करके रहता है, तो गलत है। अभी हम लोग ने क्या देखा कि सरफेस कंडेंसर में क्या है, हम लोग का ट्यूब में जो है पानी रहता है और सराउंडेड बाय स्टीम रहता है, न कि मिक्स अप करके रहता है। 241 द डिफरेंस बिटवीन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द एब्सोल्यूट प्रेशर इज नोन एज वैक्यूम इन अ कंडेंसर, है ना, तो करेक्ट है। जो भी हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वही तो हम लोग का वैक्यूम कंडेंसर होता है। द रेशियो ऑफ द एक्चुअल वैक्यूम टू द आइडल वैक्यूम, अब पूछा है एक्चुअल वैक्यूम टू द आइडल वैक्यूम, तो क्या होगा, वैक्यूम एफिशिएंसी हो जाएगा, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। द एक्चुअल वैक्यूम इन अ कंडेंसर इज इक्वल टू, अब एक्चुअल वैक्यूम इन अ कंडेंसर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग का, जैसा कि हम लोगों ने देखा था फ्लूइड में, उसी को लेकर रिलेट करके चलेंगे, बैरोमेट्रिक प्रेशर माइनस एक्चुअल प्रेशर क्या हो जाएगा हम लोग का, एक्चुअल वैक्यूम। नेक्स्ट 244 द रेशियो ऑफ द टेम्परेचर राइज ऑफ कूलिंग टू द वैक्यूम टेम्परेचर माइनस इनलेट कूलिंग वाटर टेम्परेचर इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग कहते हैं कंडेंसर इफिशियंसी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, कंडेंसर इफिशियंसी। 244 का ए नंबर। आइए आज का हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन है और ये टॉपिक का भी लास्ट क्वेश्चन है, 245 नंबर, एक छोटा न्यूमेरिकल है। बोल रहा है इन स्टीम कंडेंसर द पार्शियल प्रेशर ऑफ स्टीम एंड एयर आर 0.06 बार, 0.06 बार दिया हुआ एंड 0.007 बार रिस्पेक्टिवली द कंडेंसर प्रेशर इज, तो अगर दोनों को अगर जोड़ दीजिएगा तो हम लोग क्या हो जाएगा, कंडेंसर प्रेशर हम लोग का यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 0.007, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 0.067, ठीक, तो ये डी नंबर हम लोग करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, 245 का हम लोग का डी नंबर करेक्ट हुआ। तो आज के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का यहाँ पर स्टीम इंजन और बॉयलर, स्टीम इंजन एंड बॉयलर जो हम लोग का यहाँ पर टॉपिक फिनिश होता है। जो लास्ट में क्वेश्चन था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसलिए मैं उसको जल्दी जल्दी मैंने कंप्लीट कर दिया, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ ज़्यादा जिसका इंपॉर्टेंस रहेगा उस हिसाब से मैं जो उसको एक्सप्लेनेशन करता रहता हूँ, है ना, उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। बाकी आप लोग जो है पढ़ाई करते रहें। अभी अभी जो है बार्क का जो है ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो मैकेनिकल के बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकली है, उसको कृपया करके भरें और तैयारी करें, है ना। हम लोग जो है अगला जो टॉपिक होगा हम लोग का HMT और RAC हम लोग शुरू करेंगे उसको, और उसमें जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मतलब कि ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसको हम लोग और ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने इतने सारे अभी अब टॉपिक और सब्जेक्ट जो कंप्लीट कर दिया उसी हिसाब से हम लोग कंटिन्यू करते चलेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो।